और जब उसने मेरे को ऐसा किया, वापस मैंने अपना एथिक ब्रेक किया, मैंने उसको हक कर दिया कि मुझे लगा कि नहीं, उसने कर दिया है, उसने अपना जो हीलिंग प्रोसेस है वो शुरू किया है। कब खत्म होगा नहीं पता है, लेकिन हाँ उसने इतना तो कर लिया कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर लूंगी। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एथिक्स को तो हम कर देंगे कॉम्प्रोमाइज, लेकिन हाँ किसी की जिंदगी के लिए अगर वो अपने हीलिंग प्रोसेस पर चल रहा है तो मुझे जायज है ये सारा करना। और मैंने किया, मुझे सेटिस्फेक्शन लगा कि मैंने कुछ अच्छा किया, तो ऐसा होता है। Hello everyone, welcome back to RM Mental Wellness Podcast Inside the Therapist Room. Today we have with us Miss Mrulan Atle, clinical psychologist. Ma'am is an RCI licensed clinical psychologist with experience of more than 25 years and specially working from last 20 years in a Vadodara mental health hospital. She is also a member of United Nations Psychologist team, also a member of American Psychological Association, and has specialized training and has experience in working with trauma related concerns, and she's a trauma focused therapist, I can say. So thank you so much ma'am for coming here, and it is our pleasure to have you here. आपसे आज हम बहुत सारी चीज़ें सुनना समझना चाहते हैं around this word trauma. So trauma these days, as you also know, it has become a social media buzzword. हर कोई ट्रॉमा वर्ड इतना लूजली यूज कर रहा है कि कुछ हुआ ट्रॉमा हो गया, ये ट्रॉमेटिक है. तो वी वुड रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक यू कि एग्जैक्टली ट्रॉमा होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रूपांगी बुलाने के लिए। और ट्रॉमा होता क्या है, तो ट्रॉमा एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। कोई भी एक यानी वो एक पर्सनल सॉरी वो एक पर्सनल चॉइस है या पर्सनल लेवल पर वो चलता है। किसी को ट्रॉमा एक ही इंसिडेंट में अलग अलग लेवल के इमोशनल पैदा होते हैं, लेकिन जो अभी यूज हो रहा है सोशल मीडिया के दौर में कि ट्रॉमा क्या है यार, मुझे ट्रॉमा हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे ट्रॉमा हो गया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, ट्रॉमा हो गया। ये ट्रॉमा वर्ड क्योंकि सोशल मीडिया इतना सारा यूज हो रहा है, तो हो सकता है कि, और ये हो रहा है कि बच्चियां या अभी आजकल की जनरेशन के बच्चे, उनको वो इमोशन को झेल नहीं पाना, कोप अप नहीं कर पाना या उसको रिलीज नहीं कर पाना, वो हो सकता है कि उसको लगता है कि ये सारा अगर मैं ले रही हूँ, कि जहाँ पे उसको ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि जो इंसिडेंट हो रहा है वो मे बी एक लाइफ का एक प्रोसीजर है, कि जहाँ पे कहीं पे मम्मी पापा का थोड़ा डांटना, मम्मी पापा का थोड़ा सा अवेयर करना, या कहीं और से कहीं टीचर ने ऊंची आवाज में बोल दिया, या कहीं पे कुछ डांट हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको लगता है ये ट्रॉमाज है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ट्रॉमा है। हाँ, स्मॉल ट्रॉमा, स्मॉल टी और बिग टी, इसमें फर्क है। और स्मॉल टी अगर हम चाहे तो हम डे टू डे लाइफ के लिए में बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि अगर वो कंपाइल होने लगे हैं और उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ को इश्यू हो रहे हैं, तो अगर जनरेशन या जेनजी या कोई भी ट्रॉमा शब्द यूज करे तो थोड़ा सा लिजिबल है। अदरवाइज ये ट्रॉमा शब्द हर एक के लिए इतना कॉमन होना उनको खुद की मेंटल हेल्थ कैपेसिटी पर क्वेश्चन लग सकता है। इंटरेस्टिंग. सो समवेयर आई थिंक सिग्निफिकेंट टेक अवे मैसेज फॉर एवरीबडी कि हमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए वाइल यूजिंग द वर्ड ट्रॉमा एवरीवेयर. हाँ, हम अपने मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं, बट नॉट यूजिंग दिस वर्ड ट्रॉमा ऑलवेज. हाउएवर दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने कहीं पे ये दो वर्ड इस्तेमाल किए, बिग टी एंड स्मॉल टी. क्या आप उसके बारे में थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं मैम? यस, रूपांगी क्या है कि बिग टी
तो जिसे कहते हैं कैपिटल टी कहते हैं उसको, और ट्रॉमा कहते हैं उसको, कि जहाँ पे बिग इवेंट्स हुए हैं, कि जैसे डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होना, या मैन मेड कैलामिटीज होना, या फिर डेथ ऑफ लव वन, या इतना कहीं पे रिलेशनशिप में इतना बड़ा गैप आ जाना है, डिवोर्स तक बात चली जाना, किसी की जॉब चली जाना, तो वो भी एक बिग टी के इवेंट में आ सकता है। हमने सबने वो सोसाइटियल पीपल के तौर पर हमने उसको अलग अलग रूप से लिया कोविड-19 को, लेकिन उसकी अफेक्ट हमें भी पड़ी, तो हम उसको बिग टी में डाल सकते हैं। स्मॉल टी माने कि जहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे इमोशनल पेन कंपाइल होने लगते हैं, या इमोशनल इवेंट्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पे सेपरेशन एंजाइटी भी चलती है, जहाँ पे किसी का डेथ एनिवर्सरी चला है, या वो अपने आप को ग्रीविंग प्रोसेस में हीलिंग प्रोसेस पर नहीं आया, तो ऐसे सिचुएशन पे में भी लोगों को लगता है कि ये मेरे साथ ट्रॉमा हो गया। होता ये ट्रॉमा नहीं है, ये टाइम का थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो सकता है कहीं कहीं किसी किसी वजह में, लेकिन हाँ, लोगों को लगता है वो इमोशनल पेन और ट्रॉमा के बीच का डिस्टेंस या डेफिनेशन उनको पता नहीं चलता है, और उसकी वजह से वो सारे के सारे अनवांटेड स्ट्रेसर्स को या अचानक आए स्ट्रेसर्स को वो स्मॉल टी का नाम या ट्रॉमा का नाम दे देते हैं। बंदा अपने आप को कोप अप नहीं कर पाता है कि ये सिचुएशन कैसी है, या इसमें मुझे कैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना है, तो वो सारा कंपाइलेशन बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से उसको लगता है कि मैं तो ट्रॉमा से घिर गया हूँ। वो एक ऑर्गेनाइजेशन मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, या उसकी इमोशनल कैपेसिटी का भी एक क्वेश्चन, या पुअर इमोशनल कैपेसिटी हो सकता है, या फिर उसका एनवायरनमेंट के साथ का कोप अप, एडजस्टमेंट, फाइट, फ्रीज, फ्रॉन, और जो रिस्पॉन्स है उसमें वो अपने आप को ढाल नहीं पाता है, तो लगता है कि ये ट्रॉमा है। लेकिन ये चारों चार परिस्थिति में कैसे काम करना है, ये थेरापिस्ट क्लाइंट को बता सकता है, सिखा सकता है, और समझा सकता है। इंटरेस्टिंग। समवेयर थ्रू द एग्जाम्पल्स आपने ये भी बताया कि कैसे अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं, एज यू मेंशन फ्लाइट, फ्राइट, या फिर फ्रीज एंड फ्रॉन, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और है मैम, ये जो सारे रिस्पॉन्सेज की आपने बात की, कैन यू ऑल्सो शेयर सम एग्जाम्पल्स? आपका इतना अच्छा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है कि डेली में जब आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, किस तरीके से, मतलब क्या ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस देखने में मिलते हैं? अगर आप अपने कुछ केसेस शेयर कर सकें। श्योरली। ये जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स है, वो अपने इमोशनल पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं। पहले आपने देखा होगा अभी जो 14 जून को जो हुआ अहमदाबाद में, सॉरी 12 जून को जो हुआ, कि एनडीआरएफ वहाँ पे काम कर रही थी, और हम जब उसको पोस्ट रेस के लिए रिलीफ यानी एक ग्रुप सेशन के लिए गए थे, तब उनके सुपरिटेंडेंट ने एक बहुत अच्छी बात बोली, यानी दिल को छूने वाली, कि एनडीआरएफ जिंदगी बचाता है। हमने यहाँ किसी की जान नहीं बचाई, वो हमें अफसोस है। लेकिन वहाँ पे जो पोस्ट रेस हमने ग्रुप काउंसलिंग या सेशन लिया था, उन्होंने यानी सब जगह पर वही बात हो रही थी कि हमने पूरी ताकत लगाई कि कोई एक जिंदगी बच जाए। लेकिन वो वही ना कि हाँ, अगर हम अभी वो जो बोल रहे थे कि हम जब निकाल रहे थे ना, वो पूरा का पूरा सिर्फ ऑयल और ये सारा हाथ में आ रहा था। तब वहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा ग्राउंडिंग सिखाया था और करवाया था, और थोड़ा सा EMDR बताया था कि EMDR थोड़ा सा अपने आप से करना शुरू करो। हाँ, EMDR अपने आप से नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा थोड़ा वो अपने आप को माइंडफुलनेस एक्टिविटी पर फोकस करवाए, तो उस टाइम उसमें से बाहर निकले। और वो रिसेंट इंसिडेंट था उनके लिए, तो थोड़ा हमने एक
एफर्ट डाला था कि माइंडफुलनेस राइट। एक्टिविटी हम करवाएं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि जब हम ग्राउंडिंग या माइंडफुलनेस की बात करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ग्राउंडिंग और माइंडफुलनेस ज़्यादा से ज़्यादा कितना मदद करेगा। बट लुक एट यू सेइंग कि इवन वो लोग जो लिटरली ग्राउंड पे काम करते हैं, लोगों की जान बचाने में, प्लेन क्रैश या इतनी बड़ी कोई घटना हुई है और आप काम कर रहे हो, उनको भी उस इमोशनल हिवॉक से बचाने के लिए ग्राउंडिंग और माइंडफुलनेस जैसी सिंपल लगने वाली टेक्निक्स काम कर काम सकती है। कर सकती है, एकदम सही बात है रूपांगी। हुँ। मुझे अभी एक और स्टोरी याद आ रही है। हुँ, हुँ, 2019-20 में ये हुँ, एक विक्टिम थी, जब उसकी उम्र उस टाइम 15 साल थी। हुँ, क्योंकि मैंने उस टाइम से उसको देखा है, उस टाइम से उसके साथ मेरा काउंसलिंग चल रहा था, हुँ, और कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व थी ही। तो तब क्या हुआ कि 19 से चलते चलते 22-23 में बच्ची थक गई थी कि मैडम अब आप जज मैडम को बोल दो कि ये ख़त्म करें, अब मेरे से नहीं सहा जाता, हर बार हुँ, जाओ कोर्ट की हुँ, सुनवाई हो ना हो, मुझे जाना पड़ता है और मुझे वापस आना पड़ता है। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने वो कल्प्रिट को भी देखा। हुँ, हालाँकि लॉ कहता है कि कल्प्रिट सामने नहीं आना चाहिए, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं वो गैप्स तो होते ही हैं। हाँ, वापस डाउनफॉल आना, हुँ, वापस उसको मोटिवेट करके वापस नॉर्मल करना, वापस हुँ, उसकी ज़िंदगी में वो अपना नॉर्मल कर पाए, रूटीन में आ पाए, हुँ, हुँ, उस हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया था। तो वापस वही है ना कि अ, वो वो खुद जो है, वो सर्वाइवर तो है, हुँ, विक्टिम भी है वो, लेकिन उसके साथ उसके फैमिली, हुँ, जो सर्वाइवर ट्रॉमा के साथ जूझ रहे हैं, हुँ, हुँ, कि हर बार उसको लेके आना, हुँ, और फैमिली, सोशल एनवायरनमेंट या हुँ, आसपास के लोग क्या क्या सहा होगा। यानी आपको सिर्फ सुनना है वहां पे, लेकिन हुँ, जब जो फील करता है हाँ, वो भयंकर होता है। और वो यानी वो ये ना कि एम्पैथी से ज्यादा अब हम करुणा पर आए हैं। हाँ, तो मैंने प्रोफेशनल एथिक को ब्रेक किया था हुँ, जब उसने ये सारी बातें हो रही थी। और वो जब वो ने 3 साढ़े 3 साल के बाद हुँ, उसने पूरा इंसिडेंट जब मुझे बताया ना, तब मैं भी रोना शुरू किए। और वो 15 साल की बच्ची, हुँ, और मुझे लगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हुँ, हुँ, उसके माँ बाप जो उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बच्ची ने खुद ने चाहा कि मुझे एफआईआर लॉन्च करनी है। हुँ, मैंने उसको यानी खड़े होकर सैल्यूट किया था कि बच्ची तू सही में या काबिल तारीफ है। हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने अपना स्टडी बंद कर दिया था, हुँ, क्योंकि वही कि आसपास के लोग क्या स्टिग्मा, कहेंगे, हुँ, स्टिग्मा, उसका मन नहीं लग रहा था। हुँ, फ्लैशबैक्स आने लगे हुँ, लगे थे। और वही वापस से वही कहीं कहीं ना कहीं कुछ और बोल बोल दे कुछ, या कुछ सीन देख ले तो भी वो कनेक्ट कर हाँ, पाती थी। हाँ, तो करते 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 हमने 2025 के जनवरी में हमें लगा कि अब खत्म हो जाएगा शायद ये हुँ, काम। लेकिन मेरा तो अभी भी चालू है वो। फिर कोर्ट ने अचानक से मुझे भी बुलाया कि आप उसकी इमोशनल कैपेसिटी का रिपोर्ट दीजिए। हुँ, तो हमने दिया, लेकिन मुझे तो लगा था कि शायद वो अपना फाइनल हियरिंग दे पाएगी। हुँ, लेकिन वही कि ट्रॉमा सर्वाइवर जो है, हुँ, वो वहाँ जाके वहाँ पे सिचुएशन क्या होती है हर बार कि कोर्ट में जब आपका कोई भी रेप विक्टिम है या कोई भी हुँ, विक्टिम है, स्पेसिफिकली फीमेल हुँ, पॉक्सो कोर्ट पे, हाँ, तो जज, विक्टिम और थेरापिस्ट हुँ, ऐसे बैठते हैं डायस पर। ओके, ठीक है। तो विक्टिम बैठी थी, मैं पीछे थी, मुझे कुछ बोलना नहीं था क्योंकि आरोपी का वकील भी हुँ, सामने खड़ा है। हुँ, तो मैं सिर्फ उसको पीछे से, हुँ, विद परमिशन, मैंने हुँ, पीछे से उसके सिलाना शुरू किया हुँ, कि भाई तू कर रही है, आई एम तू कर देयर, रही, आई एम देयर हाँ, फॉर यू। हुँ, लेकिन लास्ट में जब आरोपी के वकील ने पूछा कि आप आरोपी को पहचानो, और उसने वहां पे रोना शुरू किया, वापस पूरा फॉल। और मैम बोली कि आपने तो बोला था कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो रही है। मैंने बोला मैम आप समझो कि वो बच्ची इतना तो कर लिए, हाँ,
और फिर वापस 8-9 महीने का वापस उसके साथ का थेरेपी कंटिन्यू चला। और फाइनली ये हुआ कि इस हफ्ते उसका फाइनल हियरिंग खत्म हुआ। और खत्म होने के बाद वो जज के पैर पड़ी कि मैडम आज मुझे बख्श दो कि मैंने कर दिया, अब मुझे यहाँ नहीं आना है। और जब उसने मेरे को ऐसा किया, वापस मैंने अपना एथिक ब्रेक किया, मैंने उसको हक कर दिया कि मुझे लगा कि नहीं, उसने कर दिया है, उसने अपना जो हीलिंग प्रोसेस है वो शुरू किया है। कब खत्म होगा नहीं पता है, लेकिन हाँ उसने इतना तो कर लिया कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर लूंगी। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एथिक्स को तो हम कर देंगे कॉम्प्रोमाइज, लेकिन हाँ किसी की जिंदगी के लिए अगर वो अपने हीलिंग प्रोसेस पर चल रहा है तो मुझे जायज है ये सारा करना। और मैंने किया, मुझे सेटिस्फेक्शन लगा कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो ऐसा होता है। एंड हम बिल्कुल भी उस पेन को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो पेन भी है। 2 महीने या चलो 2 दिन की रिलेशन, आप रो, आपको रोने का हक है। पर हाँ शायद हम ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो बिग टीज है, जिसके आपने जो सारे बहुत अच्छे से केसेस बताए, दैट बीट कोविड-19 में सबने जो झेला, या फिर समबडी हु इज़ अ रेप सर्वाइवर, या समवन कि जिसने ये अर्थक्वेक के टाइम पे अपनी बॉडी पार्ट्स लूज किए, इस सब की जो इम्पैक्ट है, जो उन पर लॉन्ग टर्म रहती है, ये वाली चीज़ है जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको हमेशा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है। और इट इज़ बेटर टू डू सो दैट उसकी चक्कर में कभी कभी ये होता है, और व्हाट आई हैव सीन इज़ कि उस चक्कर में इंसान इतना हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाता है कि नहीं, मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकती, वरना मैं जैसे उस लड़की, खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल कभी कभी ये होता है कि उस चक्कर में आप ओवर इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप ओवर वर्कोहलिक बन जाते हो। तो कई बार मुझे लगता है कि रीज़न, आई मीन ट्रॉमा का इवेंट फैक्टर जो रहा हो, पर उसकी इम्पैक्ट ऐसे भी दिखती है जो क्लियरली नहीं दिखती। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ठीक है, इस इंसान के साथ कुछ तो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, तो वहाँ पे तो एटलीस्ट क्लियरली दिख रहा है। पर कभी कभी ये जो इम्पैक्ट होती है कि वर्कोहलिक है, या हेल्प नहीं ले रहे हैं किसी से, या फिर सेल्फ एस्टीम ज़ीरो, मतलब एकदम ज़ीरो हो गया है, वो सारी भी शायद ट्रॉमा का इम्पैक्ट हो सकता है, पर दिखता नहीं है मे बी। एकदम सही बात है। ट्रॉमा लेंस से हम देखें तब पता चलता है कि अचानक गुस्सा करना, अचानक रोना, पीपल प्लीजिंग, फ्राइटन, या झगड़ा करना, या अलूफनेस, या हाइपर विजिलेंसी, या ट्रस्ट, यानी जीरो ट्रस्ट, किसी और के रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं। हम उसको सस्पिशियसनेस नहीं कहते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करेगा। या फिर नहीं, काम से काम रखेगा और फिर खत्म, वो किसी और से इतना बात भी नहीं करेगा या करेगी, या अपने ही ख्यालों में रहना, या इतना खुश रहना कि वो दिखाना ही नहीं चाहती है कि मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है, वो जो इंटरनल वो फाइट चल रही है। राइट। नींद नहीं आना, और सबसे ज्यादा असर नींद का है। नींद नहीं आना तो आपको कुछ ना कुछ तो साइकोलॉजिकल इश्यू है, ठीक है। अगर हम जैसे हम पूछते ही हैं, या साइकेट्रिस्ट पूछते हैं, अब वो नहीं आई तो आपको ये पहले अपने आप को, जैसे हम कहते हैं कि सेल्फ फोकस करो, या सेल्फ रियलाइज करो कि मेरे में कुछ गड़बड़ हो रही है, कि ये ऐसा मैं अचानक से गुस्सा क्यों कर देती हूँ, जो मैं पहले नहीं थी। आपके रिलेटिव आपको बोलते हैं कि तू अभी नती पहला, आप ऐसे पहले नहीं थे। और तब अगर वो सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए कि कुछ तो गड़बड़ कहीं पे हो रही है, तो वो एक रेड फ्लैग है कि आप थेरापिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाके बात करना शुरू करो। आपको कोई जज नहीं कर रहा है। तो अभी वो भी एक है अच्छा वाला ट्रेंड है, या वो अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि बंदे बोलते हैं या बंदियां बोलती हैं कि भाई मुझे में कुछ तो इश्यू है कि मैं प्रॉपर बिहेव नहीं कर रही हूँ। राइट। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, और रादर वो भी हमारा एक इंटेंशन है बिहाइंड दिस, कि ये जो सटल साइंस हैं वो भी लोग रिकॉग्नाइज कर पाए। कि जैसे आपने कहा सम सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम बिहेवियर या ट्रस्ट नहीं कर पाना वगैरह,
कि भाई दिस मे बी स्टेमिंग समवेयर फ्रॉम प्रोबेबली सम स्मॉल टीज और सम अदर काइंड ऑफ ट्रॉमा। जैसे कि अगर मैं ले टर्म में देखूं, जैसे मेरे माँ बाप है या मेरे रिलेटिव है या नॉन साइकोलॉजी वाले जो भी लोग हैं, शायद उन्हें भी ये पता होगा, अगर किसी के घर में पड़ोस में उन्हें पता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक या जॉब चली गई, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इस इंसान को कुछ ट्रॉमा होगा। पर जब बात आती है अलग चीज़ों की, जैसे जो भी आई एम श्योर हमने बहुत देखा है क्लिनिक पे कि बचपन से घर पे बहुत मार पड़ी है, ठीक है, या फिर पेरेंट्स बहुत ही अनइन्वॉल्व रहे हैं। हाँ, पैसा दे दिया, टॉयज दे दिए, बुक्स दे दी, स्कूल ट्यूशन में ड्रॉप करने जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर इन्वॉल्व नहीं है इमोशनली। तो ये वाली चीज़ों का ना मतलब इसमें समझ में नहीं आता है कि इसको ट्रॉमा इन अ वे है, लेकिन लोगों को नहीं दिखता है या एक्सेप्ट नहीं करते इसको एज अ ट्रॉमेटिक थिंग। यस, ये है। क्योंकि पेरेंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा हाँ। शब्द और बहुत बड़ा काम। क्योंकि लोग पेरेंट्स हो जाते हैं, पेरेंटिंग नहीं होती उनसे। और वो हम अगर हम इंडियन कल्चर में ये सिखाने की शुरुआत भी करें कि भाई पेरेंटिंग कैसे कीते हैं, बोले काम करता रू ये भी एक हमारा कल्चर है वापस। हाँ, फॉरेन कल्चर में वुड बी पेरेंट्स जाके क्लासेस या वर्कशॉप्स लेते हैं, या उनको पता है कि सेंसिटिविटी क्या है। एक बच्चे को जो है जिंदा बच्चा जिस वो नर्चर हो रहा है, और हम उसको स्कोल्ड कर रहे हैं, मार रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, अपना ही हम पंगा लेके बैठ गए हैं एज अ पेरेंट। बच्चा वो देख रहा है, उसकी एंजाइटी की हाइपर विजिलेंस वहां से शुरू हो रही है। और कभी कभी ये भी ना कि कई बार जैसे हम सेशन ले रहे हैं किसी के साथ, तो वो इंसान यही कहता है कि मतलब जब आते हैं तो कहते हैं कि अभी मेरी लाइफ में सब सॉर्टेड है, देयर इज नथिंग, मतलब जॉब ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है, मूड ठीक है, रूटीन ठीक है, फोन यूजेज ठीक है, सब ठीक है। पर पता नहीं क्यों कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मैं अपने सुपीरियर के सामने हूँ, मैं ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाती हूँ। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता। सो देन व्हेन वी ट्रेस बैक, व्हेन वी गो बैक, वो चीजें कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से ही बाहर आती है। सही कह रूपांगी आपने। और उसमें मतलब मैं रिसेंट एग्जांपल में एक जगह पे गई थी किसी वर्कशॉप के लिए। ये मेरा बहुत कॉमन और बहुत सैड एक्सपीरियंस है। मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कहीं कहीं जाती हूँ, कहीं कहीं पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, कहीं कहीं पे मैंने जैसे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बच्चों के साथ कोई प्रोग्राम है, बट फिर टीचर्स प्रिंसिपल से भी बात होती है। ये सवाल मैंने हर बार कॉमन सुना है कि मैम आपको नहीं लगता ये आजकल जो नया फैंसी ट्रेंड आया है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, हमारे हाथ बांध के रख दिए, रूल बना दिया है गवर्नमेंट ने कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ये क्या बकवास चीज है? आप बोलो मैम, आपके और मेरे माँ बाप ने क्या हमको मारा नहीं है? हो क्या गया उसे? हम ठीक ठाक तो खड़े हैं। गुजराती में एक आपने सुना ही होगा, सोटी वागे चमचम विद्या आवे। हाँ, गम गम। तो दैट्स व्हाट पीपल से कि जब तक मारेंगे नहीं। टीचर्स का अभी भी वो बिलीफ है, वो तो गवर्नमेंट ने हाथ बांध के रखे, और अब पेरेंट्स भी अवेयर है कि डांट देंगे, इसीलिए लोग डर के मारे नहीं कर रहे हैं। बट दिस ऑल्सो पीपल फील कि इसमें क्या बड़ा ट्रॉमा है, मतलब ठीक है हम भी तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। तो आई एम जस्ट ग्लैड कि थ्रू दिस पीपल कैन गेट टू अंडरस्टैंड कि वो भी, आई एम नॉट सेइंग कि एक थप्पड़ इज अ ट्रॉमा, पर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर गलती पे बच्चे को थप्पड़ पड़ रहा है, इट इज जस्ट गेटिंग पाइल्ड अप। एग्जैक्टली। और वो जो फिर जैसे आपको पता है कि हम रोशा करते हैं या हम जैसे करते हैं, तो वहाँ पे हमें वो जैसे फीमेल कॉन्फ्लिक्ट्स या मेल कॉन्फ्लिक्ट्स पता चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसके साथ पोस्ट काउंसलिंग करना शुरू करेंगे, तब पता चलता है कि उसका चाइल्डहुड कैसा था। ठीक, अब चाइल्डहुड से बात करना, फिर वो गुस्सा करते हैं, तुम्हारा पापा तो करना कि तुम्हारी तो जिंदगी बगाड़ दी थी, मेरे तो मुझे जो करना था वो नहीं करने दिया, और उनको लगा कि मेरे को तो सीए ही करना है क्योंकि वो सीए है, मेरे को नहीं करना था। ठीक, और फिर वो गुस्सा वापस वही कि मैं तो नहीं बोलूंगा मेरे बच्चे को, उसको जो करना है करे, ना करना है ना करे, जिंदगी जिए अपनी खुशी से। वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। हाँ, और वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स जब आप ट्रॉमा लेंस से देखोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो वही बात आएगी, वो टीचर बोलेगी हमने तो सहे हैं। ठीक है, हमने सहे हैं, लेकिन वो जनरेशनल ट्रॉमा क्यों दे?
एग्जैक्टली मतलब आपने मतलब सही हो गया, मतलब भाई के सास ने बहू को वो किया तो फिर यस, बहू अपनी बहू को तो वो जनरेशनल ट्रॉमा का कॉन्सेप्ट लोग अभी भी समझते नहीं है नहीं है। या उसको नॉर्मलाइज करके रख दिया है कि इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। पर हाँ, वो भी करता है और उसकी वजह से भी फिर ऐसे अननोन अनएक्सप्लेनेबल रिएक्शंस आते आते हैं, रहते हैं। आते हैं। So interesting that we've covered most things around क्या होता है, ट्रॉमा किसे कहते हैं, किस तरीके से वो दिखता है, या आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग वी वुड यस, वांट टू अंडरस्टैंड मैम कि अगर ट्रॉमा लेंस से हम चीज़ों को देख रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज भी होंगी अपार्ट फ्रॉम, जैसे आजकल सबको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस वगैरह सबको पता है, बट एनी अदर स्पेसिफिक थेरेपीज जो आप बताना चाहोगे कि जो ट्रॉमा अप्रोच के तौर पे काम पे आती है। 100%। हाँ रूपांगी, एक है कि आप ट्रॉमा लेंस को, जब ट्रॉमा लेंस की तरफ से आपने पूरा इंसिडेंट या पूरा काउंसलिंग थेरेपी ले रहे हो या देख रहे हो, तब ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होना कोई भी थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हम्म सेंसिटिविटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है हम्म पहले तो, कि हम्म भाई किस कोई ना कोई या दुनिया का हर एक बंदा कोई ना कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है, हम्म ठीक है। और दूसरा, अगर ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड है और उसको आगे कुछ काम करना है उस पर, तो इमोशनल फोकस थेरेपी है, ईएमडीआर है, या फिर इमोशनल फोकस थेरेपी में भी कपल थेरेपीज है, फैमिली थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी है, हम्म उस पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इमोशनल फोकस के साथ हम एक्ट थेरेपी जो है, एक्ट, हम्म उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि जिसका सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है पॉज लेना। हम्म और वो पॉज है कि सिट विथ योर इमोशन, कि आप अपने इमोशन के साथ बैठो, हम्म जो आ रहा है वो बोलो। हम्म साइको एनालिसिस होता है वहाँ पे, हम्म और उसके साथ साथ वो जो थेरापिस्ट है वो वैलिडेट करता है। हम्म और वो जो वैलिडेशन है, वो वर्बल वैलिडेशन विथ इमोशन चलता है। हम्म हम्म हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस दौर हाँ, से ये गुजर फील रहे कर थे। रहे हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपको कितना पेन हो रहा है। हुँ, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, यानी यह समझने का प्रयास करता हूँ। हुँ, ये बहुत ही इमोशनल फोकस थेरेपी के बहुत ही कोर हुँ, सेंटेंसेस है, कि जो आपको हर 10 मिनट में बोलने पड़ते हैं। हुँ, हुँ, और वो जब बोलते हैं तब थेरापिस्ट और हुँ, जो भी क्लाइंट बैठा है, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा वाला एक एक्सरसाइज होता है। हुँ, हम एज अ थेरापिस्ट हम बोलते हैं कि भाई वापस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, हुँ, आसपास के जो चल हुँ, रहा है उसको देखो, हुँ, अपने जमीन पर पैर रखो, हुँ, डीप ब्रीथ करो और हुँ, छोड़ो, हुँ, ताकि आप वापस वो मोमेंट पर आओ कि अभी वो ट्रॉमा नहीं है, हुँ, वो पास था। हुँ, आपको उसको एक्सेप्ट करके वैलिडेट करना है, हुँ, हुँ, ताकि वो जो सर्वाइवल मोड है उसका, वो हुँ, थोड़ा सा कम हो कम पाए। हो। हुँ, हुँ, जब ट्रॉमा सर्वाइवल जो चौबीसों घंटे जो चालू रहता हुँ, है, सर्वाइवल मोड, वो वहां पे ब्रेक लेता है। वाओ! और फिर वो एक्सेप्ट करता है हुँ, अपने इमोशन को, हुँ, अपने ग्रजेस को, अपने हुँ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है जिस भी बंदे हुँ, के साथ के, हुँ, तो वो अटैचमेंट स्टाइल हुँ, वापस, कि हाँ, प्यार तो है हुँ, क्योंकि घर में ही है, हुँ, उसने जो बिहेव किया जिसकी वजह से ट्रॉमा आया, हुँ, वो पीछे चला गया, हुँ, उसने भी तो सॉरी बोला। वैलिडेट नहीं कर रही हूँ मैं उसके बिहेवियर को, हुँ, लेकिन अगर क्लाइंट राइट, आज के दिन में हुँ, 2019 की बात करता है और वही सर्वाइवल मोड पर चल रहा है। रिएक्शंस देता रहता हुँ, है, तब थोड़ा सा दिक्कत। ट्रू। और इसलिए एएफटी और ईएमडीआर का ये सबसे बड़ा हुँ, अच्छा ऑब्जेक्टिव, या उसका अच्छा यानी हम कह सकते हैं कि एविडेंस बेस्ड आपको हुँ, आउटकम मिलते हैं, राइट। कि बंदे समझ सकते हैं कि हाँ भाई, आज के दिन में मुझे हुँ, इश्यू नहीं है, हुँ, हुँ, वो था वो चला गया। राइट। Wow. So somewhere I think with this, ma'am, I'd like to conclude in a way for everybody who has heard this podcast, big T हो या small T हो, childhood trauma हो या ongoing कुछ चीज़ें हो, help is there, right?
यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ थेरेपिस्ट जिसके साथ के सेशन से आपको समझ में आए कि हाँ कैसे आपको सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है, कैसे आपको यूजिंग लॉट ऑफ दीज थेरेपीज या इन एनी मेथड विच सूट्स यू आपको उस ट्रॉमा को, उस इवेंट को प्रोसेस करना है ठीक से, और फिर देन यू नो you'll be living a happy life compared to your survival mode. So thank you so much everybody for listening, and we really hope you enjoyed this episode. It was insightful for you. Thank you so much, ma'am, for joining us. And yes, thank you for staying here. Stay tuned with us for more such podcasts and for more such amazing guests. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.